दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की शताब्दी पर बड़े गर्व से 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्के पर भारत माता की छवि, सिंह का प्रतीक और आरएसएस का आदर्श वाक्य उकेरा। मोदी ने दावा किया कि यह पहली बार है जब भारत माता की छवि किसी मुद्रा पर आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच भारत माता का सम्मान था या फिर आरएसएस माता का महिमामंडन? क्या उस संगठन की प्रशस्ति में सिक्का जारी होना चाहिए जिसने भारत माता को अंग्रेजों की कैद से आजाद कराने में जरा भी योगदान नहीं दिया? सोचिए जरा, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू, बिस्मिल और ना जाने कितने शहीदों ने प्राणों की आहुति दी, तब उनकी जगह अचानक आरएसएस की शताब्दी पर सरकारी सिक्का क्यों? एक ऐसा इतिहास है जिसे सरकारी पॉलिसी से नया चेहरा दिया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के अखबार में ऐड निकाले जा रहे हैं। आरएसएस का जन्म 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया। उद्देश्य था कि ब्रिटिश सत्ता से लड़ना नहीं बल्कि हिंदू समाज का संगठन करना है। और यही कारण है कि भारत के हर बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस नदारद रहा। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, आरएसएस गायब। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आरएसएस गायब। 1946 का नौ सैनिक विद्रोह, आरएसएस वहां भी गायब। बल्कि जब पूरा देश करो या मरो के नारे पर खड़ा था, तब संघ प्रमुख गोलवालकर ने साफ कहा था कि हम सीधे राजनीति में भाग नहीं लेंगे। यानी जेल जाना, आंदोलन करना, लाठी खाना, यह सब अन्य मूर्खों का काम था। आरएसएस तो शाखा में डंडा घुमाने और परेड कराने में व्यस्त रहा। संघ समर्थक कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार भी जेल गए थे। यह सही है, लेकिन वो जेल 1921 में गए थे, जब कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के तहत। उस समय आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। जब वो कांग्रेस में थे तब वो जेल गए थे। यानी जेल यात्रा हुई तो कांग्रेस की टोपी पहनकर, ना कि खाकी और निक्कर पहनकर। अब आते हैं उस विचारधारा पर जिसने आरएसएस को दिशा दी। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर कहा जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि उन्होंने अंग्रेजों को 1-2 नहीं बल्कि 10 से अधिक माफीनामे लिखे। 1911 में ही पहला पत्र, मैं अंग्रेज सरकार का वफादार रहूंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा पत्र लिखा। इसके बाद 1913, 1914, 1920 और आगे भी यही निवेदन। जेल से बाहर आने के बाद सावरकर ने रत्नागिरी में अंग्रेजों के अधीन रहकर भत्ते तक लिए और स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाए रखी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब निर्णायक क्षण था, तब सावरकर मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ प्रांतीय सरकारों में हिस्सेदारी कर रहे थे। यानी जनता अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह रही थी और सावरकर अंग्रेजों को भारत संभालो में मदद कर रहे थे। यही कारण है कि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे। फर्क साफ है, जहां भगत सिंह फांसी के फंदे पर इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए शहीद हुए, वहीं वीर सावरकर अंग्रेजों को पत्र लिख रहे थे, मैं सुधर गया हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। एक कैसी दोहरी राजनीति है। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोवलकर ने मुसलमानों और ईसाइयों को द्वितीय श्रेणी नागरिक बनाने की वकालत की, लेकिन अंग्रेजों ने के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तीसरे सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस इमरजेंसी में जेल गए तो वही से इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख दी। आरएसएस समाजवादी सोच को भी अपनाएगा, यानी सत्ता जिसके पास आरएसएस उसका चरणदास, उसके चरण चुम्बन करता रहा। यही संघ का असली चरित्र है। अब जरा संविधान की ओर देखिए। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सौंपा, समानता, न्याय और बंधुत्व की ठोस नींव, तो आरएसएस ने इसे हिंदू विरोधी करार दिया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, जो उनका पत्र था, उसमें उन्होंने 30 नवंबर 1949 को लिखा कि मनुस्मृति को संविधान का आधार बनाना चाहिए। गोलवलकर ने संविधान को पूरी तरह खारिज कर दिया। यही संघ का असली इतिहास है। संविधान और बाबा साहब से नफरत। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए ताकि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिले, अपनी पसंद से विवाह और तलाक का अधिकार मिल सके, तो संघ ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम कहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब और नेहरू के पुतले जलाए गए। संसद की ओर मार्च किया गया और नारे लगे, हिंदू कोड बिल
हो बर्बाद। नतीजा यह हुआ कि बाबा साहब को 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। यही था संघ का योगदान, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ जहर फैलाना। राष्ट्रध्वज तिरंगे पर भी संघ का यही रवैया रहा। जब संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया तो संघ के मुखपत्र ने, जो उनका पेपर था 14 अगस्त 1947 को, इसे विदेशी प्रभाव और हिंदू समाज के लिए अपमानजनक बताया। सच यह है कि 1950 से लेकर 2002 तक, यानी पूरे 52 साल तक नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया गया। सिर्फ 26 जनवरी 1950 को सरदार पटेल की शर्त पर जब आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटना था, तब डर के मारे तिरंगा फहराया गया। उसके बाद आधी सदी तक तिरंगे का तिरस्कार किया गया। एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसका झंडे से ही बैर रहा है, तिरंगे से ही बैर रहा है। और फिर गांधी, संघ की बुनियाद ही मुसलमानों से नफरत और गांधी विरोध पर टिकी थी। यही नफरत अंततः 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या तक पहुंची। गोडसे जो बापू का हत्यारा था, इसी विचारधारा का उत्पाद था, इसी फैक्ट्री से उत्पादित था। क्या इस सच्चाई को विज्ञापनों और सिक्कों से मिटाया जा सकता है? लोकतंत्र की बात करें तो संघ का ढांचा ही अधिनायवादी था। 1940 में हेडगेवार की मौत के बाद गोलवलकर बंद लिफाफे से सर संघचालक बनाए गए। ना कोई चुनाव, ना कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया। आज भी संघ प्रमुख पर्ची से चुने जाते हैं। लोकतंत्र के नाम लेने वाला संगठन अपने भीतर लोकतंत्र को कभी स्वीकार ही नहीं करता। और जातिवाद 100 साल में एक भी दलित या पिछड़ा सर संघचालक नहीं बना। ब्राह्मण सर्वोच्चता संघ की नस नस में बसी है। लेखक भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब में आरएसएस में स्वयं सेवक था मैं एक जातिवादी ढांचे का काला सच उजागर किया। इतना ही नहीं, संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बैंक खाता नहीं है, कोई आय व्यय का हिसाब नहीं है। सरकारें आम नागरिकों से लेकर संस्थानों तक से हिसाब मांगती हैं, एफसीआरए रद्द करती हैं, टैक्स नोटिस भेजती हैं, लेकिन संघ, उससे कोई सवाल नहीं। जबकि वही आज लोकतंत्र के कायदे लिख रहा है, संविधान की परिभाषा तय कर रहा है। अब मोदी जी ने आरएसएस की शताब्दी पर 100 का सिक्का जारी कर दिया है। व्यंग्य यही है, 100 साल का संगठन, 0 साल का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। पर स्मारक सिक्का ऐसे जारी जैसे बिना आरएसएस के भारत को आजादी मिली ही नहीं। मोदी के लिए यह दोहरा फायदा, आरएसएस को राष्ट्रवादी पैकेजिंग देना और चुनावी साल में संगठन की छवि चमकाना। लेकिन सवाल यही उठता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक आंदोलन तक नहीं किया, उनके लिए सरकारी सिक्का क्यों? सरकारी खजानों से एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े क्यों किए जा रहे हैं? क्या यह भारत माता का अपमान नहीं है कि असली सेनानियों को किनारे कर नकली दावेदारों को स्मारक दिया जा रहा है? अगर इतिहास को सिक्कों पर उकेरना ही है तो क्यों ना एक तरफ भगत सिंह का चित्र तो दूसरी तरफ सावरकर का माफीनामा और बीच में लिखा हो, यही है नया भारत का विरोधाभास। संघ की शाखाओं ने डंडे जरूर घुमाए, पर वो अंग्रेजों पर नहीं, अपने मोहल्लों में। आरएसएस ने भारत माता को कभी कैद से मुक्त नहीं कराया, लेकिन आज सिक्के पर बिठाकर खुद को उसका असली बेटा साबित करने पर तुला है। मोदी सरकार शायद भूल रही है कि इतिहास को प्रचार से बदला जा सकता है, पर सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। सच यही है, भारत की आजादी में आरएसएस का योगदान शून्य था। असलियत में 5 बिंदुओं से साफ दिखती है। संविधान और अंबेडकर से नफरत, महिलाओं के अधिकारों का विरोध, तिरंगे का अपमान, गांधी की हत्या का रास्ता और लोकतंत्र का गला घोटना, और छठा जातिवादी ब्राह्मण वर्चस्व। यही है संघ की असली विरासत। अब नागरिकों के सामने चुनाव है, क्या हम गांधी, अंबेडकर और संविधान की राह पर खड़े होंगे या उन ताकतों के पीछे चलेंगे जिन्होंने ना कभी तिरंगे को अपनाया, ना महिलाओं को अधिकार दिए, ना लोकतंत्र को स्वीकार किया? यह सोचना अब जरूरी है, क्योंकि सिक्के चमकते हैं लेकिन इतिहास का सच उनकी चमक से दबाया नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं आरएसएस को लेकर? और मोदी जिस तरीके से महिमा मंडन कर रहे हैं आरएसएस का और उसके लिए सिक्के लॉन्च कर रहे हैं, पेपरों में बड़े बड़े बैनर, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, आखिर ये पैसा एक संगठन के लिए सरकारी खर्चे से क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।